नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में हाजीपुर और सारण सीट से दिग्गज प्रत्याशियों ने पर्चा भरा। हाजीपुर से चिराग पासवान ने नामांकन किया तो सारण सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले चिराग पासवान ने रोड शो किया। रोड शो में चिराग समर्थकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। वहीं रूडी के नामांकन के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी सभा को संबोधित किया और पीएम मोदी के काम की जमकर तारीफ की। हॉट सीट हाजीपुर और सारण पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में गुरुवार को सियासत के दो बड़े चेहरे ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। बिहार की सबसे हॉट सीट में से एक हाजीपुर से चिराग पासवान ने नामांकन दाखिल किया तो सारण सीट से बीजेपी के दिग्गज उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी ने नामांकन किया। हाजीपुर सीट से नामांकन से पहले चिराग पासवान ने पटना से हाजीपुर तक रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। कभी हाजीपुर सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले अपने पिता रामविलास पासवान को याद करके चिराग भावुक हो गए। चिराग को नामांकन के दौरान अपने चाचा पशुपति पारस के आशीर्वाद का भी मलाल रह गया। आपके पिता ने रिकॉर्ड तोड़ा था यहाँ से, आपने भी कुछ तैयारी की है कि रिकॉर्ड पिता का तोड़ सके यहाँ से? मैं सिर्फ अपने घर पर अपने घर वालों से आशीर्वाद लेने आया हूँ। ये मेरे लिए कभी भी संसदीय क्षेत्र नहीं हो सकता। ये मेरा घर है, मेरा परिवार है। पशुपति पारस भी आपको आशीर्वाद आज के दिन देंगे। एनडीए को तो वो समर्थन कर ही रहे हैं। मैं चाहता जरूर था कि वो आए। मैंने उन्हें फोन भी किया था पर उन्होंने ना मेरा फोन उठाया बल्कि काट भी दिया। आज के दिन मैं चाहता था कि वो थोड़ा बड़ा दिल रखते, मुझे एक बार के लिए अपना बेटा मानते। चिराग ने नामांकन के बाद आरक्षण के मुद्दे पर तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया है। चिराग पासवान ने कहा, तेजस्वी यादव झूठ बोलना बंद करें, नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। और तेजस्वी जी को उनको मैं इस बात से मैं कहना चाहता हूं कि जो वो मेरे बारे में झूठ बोल रहे हैं ये गलत है। मुझे लेकर गलत बयानी करना वो बंद कर दें आरक्षण को लेकर, नहीं तो मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। बिहार से दूसरे बड़े दिग्गज नेता राजीव प्रताप रूडी ने भी सारण लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। रूडी का मुकाबला लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य से है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद रूडी के नामांकन में शामिल हुए। नामांकन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। तो अगर संविधान पर खतरा होता तो हम और आप यहाँ पर खड़े होकर के और रिटर्निंग ऑफिसर के पास खड़े होकर के शपथ नहीं लगते। तो स्पष्ट है आज भारत में कोई संविधान पर खतरा नहीं है। का माहौल जो देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो 400 पार का लक्ष्य निर्धारित किया है बहनों भाइयों, वह 400 पार का लक्ष्य प्राप्त करने में हम पूरी तरह से कामयाब होंगे, यह मेरा पक्का विश्वास है। लेकिन इस सच्चाई को कोई मां का लाल नकार नहीं सकता है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का मस्तक ऊंचा करने का काम यदि किसी भारत माता के सपूत ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हाजीपुर से चिराग पासवान का मुकाबला आरजेडी उम्मीदवार शिवचंद्र राम से है तो सारण सीट से रूडी का मुकाबला रोहिणी आचार्य से। सारण और हाजीपुर सीट से सियासी जंग का अखाड़ा तो पहले ही सज चुका था। नामांकन के बाद इस महायुद्ध की दुदुम्भी भी बच गई। सारण और हाजीपुर सीट पर मुकाबले पर सबकी नजरें टिकी हैं। न्यूज़ 18 के लिए हाजीपुर से प्रफुल्ल कुमार और सारण से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह छपरा में राजीव प्रताप रूडी के नामांकन में शामिल हुए। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने आतंकवाद और आतंकवादियों पर जोरदार हमला किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि जब से सत्ता में मोदी जी आए तब से आतंकी घटनाओं पर रोक लगी और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। राजीव प्रताप रूडी को एक बेहतर नेतृत्व वाला नेता बताया और लोगों से भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ ही भाजपा के कई दिग्गज नेता भी मौजूद थे। कांग्रेस की हुकूमत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की आपने देखी है, उसके पहले की भी कांग्रेस की हुकूमतों को आपने देखा है। बराबर केवल जम्मू कश्मीर में ही नहीं, देश के किसी न किसी राज्य में कोई न कोई आतंकवादी वारदात होती रहती थी। आज कोई मां का लाल बतला दे कि भारतवर्ष में किसी राज्य में कोई आतंकवादी वारदात हो रही है। शायद शेखपुर
कश्मीर में कोई एक आख वारदात महीने में कोई हो जाती होगी, क्योंकि अब पड़ोसी देशों ने भी समझ लिया है भारत अब ये कमजोर भारत नहीं है। मिसा भारती ने पीएम मोदी पर एक और विवादित बयान दिया। मिसा ने पीएम मोदी की उम्र पर तंज कसते हुए उन्हें बूढ़ा कहा। इससे पहले मिसा भारती ने अप्रैल महीने में ही कहा था कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो पीएम मोदी को जेल भेज देंगे। अब मिसा भारती ने एक और विवादित बयान दिया है। मिसा के बयान से बिहार में सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ हम अग्निवीर योजना लेकर के आए हैं, जिसमें 4 साल बाद हमारा नौजवान भाई घर बैठे का रिटायर होकर के, और ये बूढ़ा प्रधानमंत्री 75 वर्ष में एक और मौका मांग रहा है। पीएम मोदी को जेल भेजने की बात कहने वाली मिसा भारती ने एक बार फिर पीएम पर विवादित बयान दिया है, लेकिन इस बार तो मिसा ने हद ही पार कर दी। मिसा भारती ने पीएम मोदी की उम्र पर टिप्पणी की और संविधान को खतरे में बताया। मिसा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान देते हुए कहा, 75 साल के पीएम मोदी एक और मौका मांग रहे हैं। जनता ने 2 बार मौका दिया, अब आप बूढ़े हो चुके हैं। 2 बार मौका मिलने के बाद भी युवाओं और जनता की समस्या दूर नहीं हुई। एक तरफ हम अग्निवीर योजना लेकर के आए हैं, जिसमें 4 साल बाद हमारा नौजवान भाई घर बैठे का रिटायर होकर के, और ये बूढ़ा प्रधानमंत्री 75 वर्ष में एक और मौका मांग रहा है। और प्रधानमंत्री जी 75 वर्ष के होने जा रहे हैं और उनको तीसरा टर्म भी चाहिए। पीएम मोदी पर मिसा भारती के बयान से सियासी बवाल मच गया है। बीजेपी ने मिसा भारती को आड़े हाथ लिया है, तो कांग्रेस और आरजेडी मिसा के बचाव में उतर आए हैं। प्रधानमंत्री को कुछ लोग बूढ़े बता रहे हैं कि 2 बार मौका हो गया, जनता के उन्होंने कुछ किया नहीं, अब वो बूढ़े हो चुके हैं। क्या प्रधानमंत्री को देख लीजिए कभी सीढ़ी चढ़ते उतरते, समझ में आ जाए। देखिए, प्रधानमंत्री जी लालू जी से बहुत छोटे हैं। कम से कम किसी को बूढ़ा बताने में उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो किसका किसका अपमान कर रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 10 वर्षों से सत्ता में हैं। 10 वर्षों में उन्होंने क्या काम किया ये उनको बताना चाहिए। अब जनता ऊब चुकी है। अब जनता बीजेपी की सफाई के लिए तैयार है। जनता ने 2 बार दिया मौका। मोदी जी को 2014-2019 में 2 बार मौके दिए, पर दोनों बार उन्होंने युवाओं को ठगा, गृहिणियों को ठगा, महंगाई देके किसानों को ठगा, काले कानून बना के उनके एमएसपी रेट नहीं देके, और देश के प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंच से अनर्गल बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, मटन की बात करते हैं, आप मंगलसूत्र की बात करते हैं। ये कैसे देश के प्रधानमंत्री हो सकता है? बढ़ती उम्र का ये तगाजा हो तो उस पर वो सजेशन दे रही है। पिछले महीने ही मिसा भारती ने इंडिया अलायंस की सरकार बनने पर पीएम मोदी को जेल भेजने वाला बयान दिया, जिस पर खूब सियासत हुई थी। अब मिसा ने पीएम मोदी की उम्र पर टिप्पणी कर बिहार की सियासत की आग सुलगा दी है। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा और पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। न्यूज़ 18 के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार को लेकर भी बड़ी बात कही है। बीजेपी के कुशवाहा वोट में विपक्ष की सेंधमारी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ऐसा संभव ही नहीं है। बिहार की सभी 40 सीट पर एनडीए की जीत तय है। अमित जी, अभी हम लोग कुछ दिन बिहार में थे तो वहां पे ये देखा गया है कि जो तेजस्वी और जो गठबंधन साथ में इनके साथ लड़ रहा है वो इस बार आपकी कुछ सीटों में कुशवाहा वोट काटने की कोशिश कर रहा है। कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो बिहार में आप कॉन्फिडेंस है कि आप रिपीट करेंगे जिस तरह का आपका परफॉर्मेंस था? तो आज रात 9 बजे ये पूरा इंटरव्यू आप देख पाएंगे। तो देखिए, न्यूज़ 18 के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को देश का सबसे सफल प्रधानमंत्री बताया है। जितनी आबादी उतना हक के सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को पिछड़ा विरोधी पार्टी बताते हुए पूछा कि कांग्रेस ने देश में 55 साल तक राज किया, तब उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया।
जो है कास्ट सेंसस की है। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, कास्ट सेंसस की है, उसके बारे में वो बात करते रहते हैं। कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। इसको आप कैसे देखते हैं? कितने साल तक इस देश में कांग्रेस का शासन रहा? 55 साल तक रहा, कभी नहीं कराया। अब जब लगातार हार रहे हैं तब ये सारे चीजों को वो बोल रहे हैं, इनकी मंशा नहीं है। इस देश में पिछड़ा वर्ग विरोधी कोई पार्टी है तो एकमात्र पार्टी है कांग्रेस पार्टी। काका साहेब कालेलकर कमीशन को इन्होंने सालों तक ओपन ही नहीं किया जी। मंडल कमीशन को दबा कर रखा जी। सेंट्रल के इंस्टीट्यूशन में ओबीसी को, पिछड़ा वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन नहीं दिया। जब मंडल कमीशन लागू हो रहा था, विपक्ष के नेता के रूप में राजीव गांधी ने 2 घंटे का विरोध का भाषण कराया। राहुल गांधी ने जरा वो भाषण पढ़ लेना चाहिए। और हमने तो देश को सबसे सफल प्रधानमंत्री पिछड़ा वर्ग से और गरीब के घर से पैदा हुआ नेचुरल लीडर नरेंद्र मोदी हमने देने का काम किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। एक तरफ एनडीए नेता अमित शाह के बयान का समर्थन कर रहे हैं, वहीं इंडिया अलायंस के नेता अमित शाह के बयान पर पलटवार कर रहे हैं। मंत्री रहे हैं जो पूर्व के प्रधानमंत्रियों द्वारा अर्जा हुआ जो भी पब्लिक सेक्टर्स था, इसको ये अपने कैपिटलिस्ट दोस्तों के हाथों बेच दिए हैं मात्र अपने फायदे के लिए। और अमित शाह जी अब भूल गए मणिपुर की घटना को, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अब भूल गए। ओबीसी का बेटा जब इस देश का प्रधानमंत्री बना तो भारत का डंका पूरे विश्व में बजा, भारत का सम्मान बढ़ा पूरे विश्व पटल पे। और ओबीसी का जो संवैधानिक आरक्षण का अधिकार था वो भी ओबीसी का ही बेटा दिया। ये तो गृह मंत्री जी ने बिल्कुल सही ही कहा है। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो सत्य है वही कहा है कि देश के प्रधानमंत्री पिछड़ा वर्ग से आते हैं। जितना यह कथन सत्य है ना, उतना ही यह भी सही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी सशक्त समाज बनाने के लिए, सशक्त भारत बनाने के लिए उनकी सोच सबसे ज्यादा अग्रणी रही है। और चाहे महिला सशक्तिकरण की बात करें, आधारभूत संरचना की बात करें या मानव विकास की हम बात करें, तमाम वर्गों के लिए, वंचितों, शोषितों, पिछड़ों, दलितों, तमाम वर्गों के उत्थान के लिए उन्होंने कल्याणकारी नीतियां चलाई। बीजेपी को अब याद आ रही है। देखिए 5 किलो का जो चावल का इनकी राजनीति थी ये समाप्त हो गई है। अब जनता की छापामारी चल रही है। जनता जो है, जिनको ईडी और सीबीआई जिस तरह से लोग को हड़काते थे, अब जनता इनको हड़का रही है। बीजेपी साफ हो गई है बिहार में 40 सीट में। लोकतंत्र के महापर्व में वोटर्स को जागरूक करने में जीविका ने पूरी ताकत झोंक दी है। और जीविका दीदी के अलावा जीविका के अधिकारी खुद ही जी जान से अभियान को सफल बनाने में जुट गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर जीविका कार्यालय पटना की है, जहां खुद अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा पूरी टीम के साथ इस अभियान में जुटी हुई हैं और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बैठक पर बैठक कर रही हैं। अलग अलग टीम बैठक के दौरान न सिर्फ फीडबैक दे रही है बल्कि संकल्प भी ले रही है कि एक भी मतदाता छूटे नहीं। जीविका कार्यालय पटना से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रजनीश कुमार। वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है। इसी स्लोगन के साथ जीविका दीदी शहर शहर और गांव गांव वोटर्स को जागरूक करने में जुटी हुई है। तो राजधानी पटना के जीविका कार्यालय में भी देख सकते हैं तमाम जो अधिकारी हैं लगातार मीटिंग करती हुई दिख रही है और एक टारगेट लेके जो जीविका की टीम है वो काम कर रही है, क्योंकि तीसरे फेज में जो वोटिंग होनी है उसको लेकर एक टारगेट है। और कहीं ना कहीं जो भी मतदाता जो एक तरह से लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेने वाले हैं उन्हें हर हाल में वोटिंग करानी है, तो ये टारगेट है। और इस वक्त जीविका के एडिशनल सीईओ अभिलाषा शर्मा खुद जो हैं अलग अलग टीम के साथ बैठक कर रही हैं। और देखिए कि स्लोगन भी लिखे गए हैं, देश हमारा, लोग हमारे, सबका हो कल्याण, सब काम छोड़कर चलिए पहले करें मतदान। मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें और इसमें महिलाओं का बढ़ चढ़कर इसमें सहयोग है। इसके साथ ही जो हमारे जो नए युवा वोटर है, प्रथम बार वोट जाने वाले, उनको भी जानकारी दी जा रही है कि कैसे वो लोग आगे आए, मताधिकार का प्रयोग करें एवं अपने वोट का कैसे वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। पे आशा करते हैं कि वीटीआर में बढ़ोतरी होगी और जीविका की दीदी इसमें अहम रोल निभाएंगी। तो हम लोग ये बात करते हैं कि सबसे पहले अगर किसी चीज़ की ऑब्जेक्टिव आप बता दें, किसी को समझा दें अपने ये करते हुए अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, तो मुझे लगता है कि उस ऑब्जेक्टिव अगर सामने वाले को क्लियर हो जाएगा तो उसमें वो ज़्यादा चीज़ें आगे बढ़ती हैं। लोगों ने पूरी कोशिश की।
और चलिए ब्रेक का वक्त है, चलो वापस आते हैं।